नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। देवोस में इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के मंच से हार्वर्ड की प्रोफेसर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसा प्रश्न चिन्ह जिसे जुमलेबाजी से, नारेबाजी से और चमकदार दावों से दबाया नहीं जा सकता। गोपीनाथ ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा आर्थिक खतरा अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ नहीं है, बल्कि बढ़ता प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट है, जो धीरे धीरे देश की वर्कफोर्स, प्रोडक्टिविटी और निवेश की क्षमता को खा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशी निवेशक भी अब केवल बाजार और लाभ नहीं देखते, वे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को और जीवन स्तर को भी निवेश के पैमाने पर शामिल करते हैं। और ठीक इसी समय जब गोपीनाथन ने ये बात देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से कही, द इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक रिपोर्ट जारी की। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ये रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के चार धाम के तहत 13 सड़क खंडों में 2017 से 2020 के बीच 17,625 पेड़ों की कटान को मंजूरी दी गई। यानी जिस पर्यावरणीय संकट को देवोस में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती कहकर गोपीनाथन ने पुकारा, उसी संकट को देश के भीतर विकास के नाम पर और गहरा किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस सम्मेलन दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है और ये कोई नॉर्मल फोरम नहीं है, मंच नहीं है। यहाँ पर सत्ता, पूंजी और नीति का आप कह सकते हैं इंटरनेशनल जो एक इकोसिस्टम है वो एक जगह जुटता है। सारे राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं और ये सब मिलकर एक साथ विश्व की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा पर विचार करते हैं। कई बार ये मंच आलोचना का भी विषय बना है। इसे लोग, बहुत सारे आलोचक एलीट क्लब कहकर पुकारते हैं, बड़े लोगों का क्लब कहते हैं। लेकिन ये सच है कि दुनिया की आर्थिक धारा में इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि यहाँ कही गई बात या यहाँ बना माहौल देशों की साख को, निवेश को और उनकी कूटनीति तक को प्रभावित करता है। भारत भी वर्षों से इस मंच का इस्तेमाल दुनिया को अपनी ग्रोथ स्टोरी सुनाने, बड़े इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और खुद को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करने के लिए करता आया है। भारत की ओर से केंद्र सरकार के मंत्री जाते हैं, कई बार कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर जाते हैं, अपने राज्य के बारे में बताते हैं, बड़े इंटरनेशनल कॉरपोरेट हाउसेस को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि दावोस का ये मंच जो है भारत के लिए केवल एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एक बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन इसी दावोस में और इसी इन्वेस्ट इंडिया की चमक के बीच भारत की ही, भारतीय मूल की हार्वर्ड की प्रोफेसर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने भारत को लेकर जो कहा, उसने सरकारी प्रचार की चमक पर आप कह सकते हैं पानी फेर दिया है। गीता गोपीनाथ ने सीधे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा टैरिफ नहीं है, बल्कि भारत में बढ़ रहा प्रदूषण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रदूषण अब धीरे धीरे भारत की ग्रोथ के लिए एक गंभीर, दीर्घकालिक और खतरनाक चुनौती बन चुका है, क्योंकि इसका असर केवल हवा और पानी पर नहीं, बल्कि मानव जीवन, जन स्वास्थ्य, आर्थिक लागत और श्रम शक्ति पर पड़ता है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने प्रदूषण से जुड़ी मौतों और आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया। उनके अनुसार जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, भारत में हर साल, गौर से सुनिएगा, हमारे देश में हर साल करीब 17 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। यह आंकड़ा जितना भयानक है उतना ही निर्णायक भी है। 17 लाख मौतें यानी एक ऐसा अदृश्य युद्ध जिसमें हर साल एक बड़े शहर की आबादी के बराबर, यूरोप के तो कई बड़े शहरों में इतनी आबादी होती भी नहीं, वे लोग भारत में प्रदूषण के चलते मर जाते हैं।
ये मौतें किसी युद्ध, किसी धमाके या किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं आती, ये धीरे धीरे आती हैं। अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फेफड़े की बीमारी, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियां इन 17 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इन मौतों का हमारे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ वाला ड्रामा नहीं बनता और सरकारें भी इसको इग्नोर कर जाती हैं। गोपीनाथ ने इसी अदृश्य, आप कह सकते हैं, संकट को भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर कहा है कि प्रदूषण को यदि भारत ने एड्रेस नहीं किया तो भारत के लिए गंभीर खतरे पैदा हो जाएंगे। उनका कहना साफ था, पहले हवा बचाइए, लोगों की सेहत बचाइए, फिर इन्वेस्टर भी आएंगे, अर्थव्यवस्था भी रहेगी। यहाँ गोपीनाथन का दूसरा संदेश भी समझना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि विदेशी निवेशक अब पर्यावरणीय जोखिम को पहले से अधिक ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। आज की जो मार्केट है वो केवल सस्ता लेबर और बड़ा बाजार देखकर नहीं आती, वो ये भी देखती है देश में पर्यावरण की स्थिति कैसी है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, नियामक व्यवस्था वो कितनी मजबूत है, जलवायु जोखिम कितना है और वर्कर्स के लिए कैसी स्थितियां हैं। उनके सांस लेने की भी यदि स्थिति नहीं होगी तो कोई भी निवेशक भारत नहीं आएगा, ऐसा गोपीनाथन ने कहा। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इसी समय हमारे देश के भीतर से आया इंडियन एक्सप्रेस की 22 जनवरी को छपी खबर के रूप में। मैं हैरान रह गया। मेरे प्रदेश से के बारे में एक खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT जिसे हम कहते हैं उसको जानकारी दी है कि चार धाम परियोजना के लिए 13 जो सड़क खंड हैं उनमें 2017 से 2020 के बीच 17,625 पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई। ये खबर सिर्फ पेड़ काटने की नहीं है, यह खबर उस विकास मॉडल का पोस्टमार्टम है जिसमें सड़कें चौड़ी करने, सुरंगें बनाने और कनेक्टिविटी के नाम पर हिमालय जैसे नाजुक क्षेत्र की धमनियां काट दी जा रही हैं। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैज्ञानिक, विश्व भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार चेता रहे हैं कि हिमालय नया पर्वत श्रृंखला है, अस्थिर है, वहाँ की भूगर्भीय संरचना कमज़ोर है और उस पर बढ़ता मानव हस्तक्षेप आपदाओं को जन्म दे रहा है। एक और तो हम सरकार दुनिया भर में निवेश के लिए ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन की बातें करती है, दूसरी तरफ चार धाम जैसी परियोजनाओं में जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। पेड़ कटते हैं तो जनाब उसका सीधा असर मिट्टी की पकड़ पर पड़ता है। सामान्य बात है, बचपन में पढ़ी थी। पहाड़ों की ढाल कमज़ोर हो जाती है, बारिश में भूस्खलन बढ़ता है और नदियों के प्रवाह पर भारी असर आता है। हिमालय के जंगल केवल हरियाली नहीं है, वे एक, आप कह सकते हैं, प्राकृतिक कवच हैं जो बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संकट के बीच इंसानी बस्तियों की रक्षा करते हैं। जब इस कवच को विकास की कथित मशीन काट कर गिरा देती है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, पूरा इकोसिस्टम तबाह होता है। और जब ये इकोसिस्टम डगमगाता है तो इसका असर प्रदूषण पर, धूल, पार्टिकुलेट मैटर, जल संकट और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस तरह दावोस में गोपीनाथ ने जिस संकट की बात की उसका एक बड़ा कारण देश के भीतर चल रहे वही नीतियां बन जाती हैं जिनको डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सिलक्यारा टनल के लिए 500 से अधिक पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी। और आपको याद होगा कि यह वही सुरंग है जिसके निर्माण का एक हिस्सा नवंबर 2023 में ढह गया और वहाँ पर ढेर सारे मजदूर फंस गए थे। सिलक्यारा हादसा केवल एक इंजीनियरिंग दुर्घटना नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन और फोटो अपॉर्चुनिटी जीवन से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। जब सुरंग ढहती है, मजदूर भीतर फंसते हैं और देश 17 दिनों तक सांस रोक कर बैठता है, तब ये सवाल उठने लाजमी है कि पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरणीय आकलन और सुरक्षा मानकों का क्या हुआ। चार धाम को लेकर आपको पता है पहले से भी अनेक चेतावनियां आई हैं। अंधाधुंध पहाड़ काटे जा रहे हैं, बेफालतू का चौड़ीकरण किया जा रहा है, नदियों के किनारे निर्माण हो रहे हैं और सड़क तो माशाल्लाह ऐसी बनी है ऑल वेदर रिपोर्ट के नाम पर, जिसमें एक हल्की सी बारिश आने पर भी मलबा आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकिन समझने के लिए क्या हमारी सरकारें तैयार हैं? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ बीते कुछ वर्षों से विकास की राजनीति बनाम विरोध की राजनीति में बदल गई है।
जो सवाल पूछ रहा है उसे विकास विरोधी कह दिया जाता है, जो पर्यावरण की बात करता है उसे देशद्रोही तक कह दिया जाता है, जो प्रदूषण पर बोलता है उसे एजेंडे वाला कह दिया जाता है। यही वह मानसिकता है जिसने दिल्ली की जहरीली हवा को मौसम बना दिया है और देश के कई अन्य शहरों के प्रदूषण को धुंध कहकर सामान्य कर दिया है। इसी मानसिकता के कारण जब कोई विशेषज्ञ कहता है कि भारत में प्रदूषण से हर साल लाखों मौतें होती हैं, तो कुछ लोग संवेदना के बजाय उसकी ट्रोलिंग करने लगते हैं। विशेषज्ञ की योग्यता नहीं देखी जाती, बल्कि एक एजेंडे के तहत उस पर अटैक किया जाता है। गोपीनाथ पर भी ऐसे अटैक होने स्वाभाविक है, हो सकता है होने भी लग गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा गीता गोपीनाथ कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से शिक्षा ली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से उच्च शिक्षा प्राप्त करी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। ऐसे व्यक्ति की चेतावनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। यदि प्रायोरिटी केवल सो कॉल्ड डेवलपमेंट है तो पर्यावरणीय नुकसान चलता रहेगा, प्रदूषण बढ़ता रहेगा और बीमारियों का संकट गहराता रहेगा। लेकिन अगर प्राथमिकता सचमुच में राष्ट्र निर्माण है तो गोपीनाथ सरीखों की चेतावनी को सुनना होगा। दावोस में दुनिया के सामने चमक दिखाने से पहले देश की वास्तविकता सुधारनी होगी। निवेश का मतलब केवल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का आना नहीं, निवेश का मतलब या उद्देश्य होता है स्थिरता लाना। जब कोई देश अपने नागरिकों की हवा, पानी और पहाड़ों को सुरक्षित नहीं रख पाता तो वो स्थिरता खो ही देता है, और स्थिरता ही निवेश की असली शर्त है। यह बहस केवल पेड़ बनाम सड़क नहीं है, यह बहस स्मार्ट विकास विनाशकारी विकास की है। सड़कें बननी चाहिए, कनेक्टिविटी सुधरनी चाहिए, तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ वैज्ञानिक और पर्यावरणीय समझ के साथ हो रहा है या केवल सो कॉल्ड विकास के एजेंडे को आगे रखकर कुछ पूंजीपतियों को और फ़ायदा पहुंचाने की नीयत चलते हो रहा है। क्या कंपनसेटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन केवल कागज़ों पर है या ज़मीन पर भी है? ये तमाम प्रश्न हैं। दावोस का संदेश और इंडियन एक्सप्रेस की खबर दोनों मिलाकर हमें चेतावनी दे रही हैं, हर नागरिक को चेतावनी दे रही हैं कि भारत के सामने विकास का विकल्प नहीं है। विकास अनिवार्य है, लेकिन विकास का रास्ता पर्यावरण को कुचल कर नहीं निकल सकता। आज यदि प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट को भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा खतरा कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को नीति की दिशा बदलनी होगी। ये भाषणों में, जुमलों में ग्रीन शब्द जोड़ने से नहीं होगा। ये तब होगा जब शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत किया जाएगा, उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण लागू होगा, निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण अनिवार्य होगा, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ऊर्जा अल्टरनेट पावर के विकल्प बढ़ाए जाएंगे और सबसे जरूरी हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करना होगा। वरना दावोस में चाहे कितनी भी ग्रोथ स्टोरी आप सुनाएं, ज़मीन पर लोग जहरीली हवा में मरते रहेंगे और पहाड़ों के भीतर खतरा जमा होता रहेगा। किसी दिन बड़े विस्फोट, भूकंप के रूप में सामने आएगा। किसी भी देश का विकास दोस्तों केवल जीडीपी के आंकड़े नहीं होते। विकास नागरिकों की उम्र, बच्चों की सांस, नदियों की शुद्धता और पहाड़ों की स्थिरता होता है। अगर हम और आप इसके लिए नहीं चेतेंगे, एक दिन हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। धन्यवाद।